नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी ईटानगर का रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए पेश कर रहा है एक विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला, जिसमें हम आप सभी को गत 27 दिसंबर 2025 से आगामी 7 जनवरी 2026 तक ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि साल 2025 में केंद्र सरकार ने देशवासियों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और ये भी जानेंगे कि इन कदमों से सभी नागरिकों को कैसे लाभ पहुंचे हैं। आज के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। साथियों, आज जानेंगे अयोध्या से यूनेस्को तक 2025 में भारत की सांस्कृतिक शक्ति का विस्तार कैसे हुआ। भारत ने 2025 में उस सांस्कृतिक गति के साथ प्रवेश किया जो पिछले एक दशक से निरंतर आकार ले रही थी, लेकिन जिस व्यापकता, आत्मविश्वास और गरिमा के साथ भारत ने इस वर्ष अपने सभ्यतागत स्थान को पुनः स्थापित किया, उसके लिए विश्व पूरी तरह से तैयार नहीं था। पवित्र भौगोलिक स्थलों की वैश्विक मान्यता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारतीय परंपराओं को स्वीकार किए जाने तक 2025 वो वर्ष बन गया जब संस्कृति हाशिए से निकलकर राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में आ खड़ी हुई। आइए श्रोताओं, अब एक नजर डालते हैं वर्ष 2025 में भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में घटित प्रमुख घटनाओं पर। प्रयागराज ने एक ऐसा ऐतिहासिक दृश्य का साक्षात किया जिसने वैश्विक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि आस्था, आध्यात्म और परंपरा को महाद्वीपीय स्तर पर संगठित करने की क्षमता भारत में अद्वितीय है। जहाँ रियो कार्निवल में 70 लाख, हज में 25 लाख और अक्टूबर फेस्ट में 72 लाख लोग शामिल होते हैं, वही महाकुंभ 2025 इन सभी से कहीं आगे अतुलनीय रूप से स्थापित हुआ। श्रोता साथियों, गत 25 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज को फहराया। ये पल न केवल मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक था, बल्कि सदियों की श्रद्धा, तप और भारत की पुनर्जागृत सभ्यतागत चेतना का उद्घोष का पल भी था। प्रधानमंत्री ने प्रसाद योजना के अंतर्गत पूर्ण विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। इस परियोजना ने पवित्र वास्तुकला को संरक्षित करते हुए तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को सुदृढ़ किया और 524 वर्ष पुराने इस आध्यात्मिक केंद्र को नया जीवन प्रदान किया। दोस्तों, इस वर्ष सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के ऐतिहासिक समुद्री अभियान की सहस्राब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गंगईकोंड चोलपुरम का दौरा किया। इस आयोजन ने चोल साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति, आध्यात्मिक गहराई और भारत की वैश्विक पहुंच के गौरवशाली इतिहास को पुनः स्मरण कराया। साथ ही तमिल आध्यात्मिक परंपराओं को राष्ट्रीय कथा से भी जोड़ा है। श्रोता साथियों, आज से कुछ ही दिन पहले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जन आंदोलन में बदला राष्ट्रगीत। आपने सही पहचाना। गत 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का औपचारिक शुभारंभ किया गया। वर्ष भर चलने वाले इस उत्सव में 1.60 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने स्वर में वंदे मातरम का गायन रिकॉर्ड किया, जिससे ये राष्ट्रगीत एक जीवंत आंदोलन में परिवर्तित हो गया। कानूनी दायरे के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि में पीर प्रवाह से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 127 वर्षों बाद भारत वापस लाए गए। साथ ही प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट गजलोक जैसी पहलों ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र और एशिया में सांस्कृतिक पर्यावरणीय अध्ययन का वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। कूटनीतिक और विधिक कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 44वीं संपत्ति के रूप में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि ने भारत की वैश्विक विरासत शक्ति को और सुदृढ़ किया। साथियों, इस वर्ष हमारे त्योहारों में से एक प्रकाश पर्व दीपावली को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये सूची में सम्मिलित भारत का 16वां सांस्कृतिक तत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम का शुभारंभ किया, जो भारत की विशाल पांडुलिपि परंपरा के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए समर्पित एक राष्ट्र मिशन है। ये परियोजना संरक्षण, नवाचार तथा संवर्धन एवं अनुकूल इन तीनों स्तंभ पर आधारित है। भोपाल में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती भव्य रूप से मनाई गई। ये आयोजन उनके सुशासन, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और लोक कल्याण की अमिट विरासत को समर्पित रहा। दोस्तों, इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत जयति जय ममः भारतम सांस्कृतिक प्रस्तुति ने इतिहास रच दिया। 5000 से अधिक कलाकारों की सहभागिता से सजी इस प्रस्तुति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता मिली, जो भारत की जनजातीय और लोक परंपराओं, युवा शक्ति और एकता का भव्य प्रतीक बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विशेष सिक्के और डाक टिकट जारी किए गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का उद्घाटन किया गया।
साथ ही भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल के स्पीकर बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसने लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की शक्ति, गहराई और विविधता को रेखांकित किया। श्रोता मित्रों, साल 2025 की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना केवल सरकारी पहलों तक सीमित नहीं रही। इसमें युवाओं, कलाकारों, शोधकर्ताओं, साधकों और सामान्य नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जहां डिजिटल मंचों से लेकर तीर्थ स्थलों तक संस्कृति का एक साझा उत्तरदायित्व और सामूहिक गर्व के रूप में उभरी है। परंपरा और तकनीक के संगम ने भी 2025 की सांस्कृतिक यात्रा को नई दिशा दी। डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन सांस्कृतिक मंच और वर्चुअल सहभागिता के माध्यम से बिना अपने वर्चस्व को खोए भारत की विरासत वैश्विक दर्शकों तक पहुंची। 2025 में भारत की सांस्कृतिक शक्ति केवल प्रदर्शन नहीं रही, बल्कि वो कूटनीतिक, संवाद और वैश्विक सम्मान का माध्यम बन गई, जो सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी सभ्यतागत उपस्थिति थी। ये वर्ष हमें स्मरण कराता है कि भारत केवल एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बल्कि जीवित सभ्यता है, जो अपनी जड़ों से अलग हुए बिना समय के साथ बदलती है। अयोध्या से यूनेस्को तक, तीर्थ से तकनीक तक और लोक से वैश्विक मंच तक 2025 ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी संस्कृति को न तो पीछे छोड़ता है, न ही उसे संग्रहालयों तक सीमित करता है। ये वो वर्ष था जब भारत ने स्वयं को सम्मानित किया और दुनिया ने उसे स्वीकार किया। श्रोता साथियों, उम्मीद है कि अयोध्या से यूनेस्को तक 2025 में भारत की सांस्कृतिक शक्ति के विस्तार पर आधारित आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।